नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वाई द लुइस मॉडल ऑन लेबर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज वर्कड इन चाइना नॉट इन इंडिया के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन के उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 20वीं सदी तक हमारा पड़ोसी देश चीन गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या के अत्यधिक दबाव से जूझ रहा था। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक आते आते चीन की अर्थव्यवस्था ने नाटकीय ढंग से करवट ली और देखते ही देखते चीन दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक महाशक्ति में इसका परिवर्तन असाधारण से कम नहीं है। पर सवाल यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था में यह परिवर्तन आया कैसे। दरअसल चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक ऐसे मॉडल का उपयोग किया जिसे दुनिया लुईस थ्योरी के नाम से जानती है। 20वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर ऑर्थर लुईस द्वारा तैयार लुईस मॉडल ने विकासशील देशों में आर्थिक विकास और संरचनात्मक परिवर्तन की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लुईस के मॉडल को अक्सर दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक राष्ट्र के भीतर दो अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों, पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र और आधुनिक शहरी क्षेत्र के सह अस्तित्व को चित्रित करता है। आज के इस आर्टिकल में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे ये थ्योरी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बदलने में सक्षम है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं लुईस मॉडल के बारे में। 20वीं शताब्दी की अवधि के दौरान कई पूर्व उपनिवेशों में महत्वपूर्ण विउपनिवेशीकरण और आर्थिक विकास के प्रयास देखे गए। इस युग की विशेषता नए स्वतंत्र राष्ट्रों की अपनी आर्थिक नियति को निर्धारित करने की इच्छा शक्ति और उसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास थे। नए स्वतंत्र हुए देश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भारी आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास कर रहे थे। लूसिया के अर्थशास्त्री ऑर्थर लुईस ने इन देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन किया और वर्ष 1954 में डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर नामक आर्टिकल में अपनी महत्वपूर्ण थ्योरी दी, जिसे दुनिया लुईस थ्योरी के नाम से जानती है। लुईस की टिप्पणियां विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और कैरेबियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ उनके गहरे जुड़ाव से प्रेरित थी। उनके काम ने इस बुनियादी सवाल को संबोधित करने की कोशिश की कि कैसे कम विकसित और विकासशील देश मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं से अधिक औद्योगिक और विविध अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। लुईस के मॉडल को अक्सर दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक राष्ट्र के भीतर दो अलग आर्थिक क्षेत्रों, पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र और आधुनिक शहरी क्षेत्र के सह अस्तित्व को चित्रित करता है। इनमें से पहला तो पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि और अनौपचारिक श्रम शामिल है। इस क्षेत्र में श्रमिक आमतौर पर अल्प रोजगार वाले होते हैं और उत्पादकता का स्तर कम होता है। दूसरा प्रमुख आर्थिक क्षेत्र आधुनिक शहरी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आधुनिक और औद्योगिक और अक्सर निर्यात उन्मुख खंड का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी विशेषता उच्च मजदूरी, अधिक उन्नत तकनीक और अधिक उत्पादकता है। मॉडल का सार ग्रामीण क्षेत्र से अधिशेष श्रम को विस्तारित शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है, जिसमें पहले हो रहे कृषि उत्पादन में गिरावट का अनुभव नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में अल्प रोजगार श्रमिकों का एक विशाल भंडार है, जिसे विस्तार के साथ साथ शहरी क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। लुईस ने अपनी थ्योरी में इन अतिरिक्त श्रमिकों को कृषि से हटाकर औद्योगिक कार्यों में संलग्न होने के बारे में बताया है। इस थ्योरी में वे 3 चरणों का वर्णन करते हैं: टेक ऑफ, परिपक्वता की ओर ड्राइव और परिपक्वता के बाद का युग। टेक ऑफ चरण औद्योगिकरण की शुरुआत और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के प्रवास का प्रतीक है। इस चरण में शहरी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों से अधिशेष श्रम को अवशोषित करते हैं और शहरी क्षेत्र में मजदूरी बढ़ने लगती है। दूसरे चरण के दौरान औद्योगिकरण तेज हो जाता है और शहरी क्षेत्र का विस्तार जारी रहता है। यह चरण निरंतर आर्थिक विकास द्वारा चिन्हित होता है। अंतिम चरण यानी परिपक्वता के बाद के युग में अर्थव्यवस्था विकास के परिपक्व चरण में पहुंचती है।
ग्रामीण शहरी वेतन अंतर कम हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्र रोजगार और आर्थिक गतिविधि के मामले में कम महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कैसे चीन लुईस मॉडल का प्रयोग करके अपने उत्पादन और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने में सक्षम हुआ। वर्ष 1978 में चीन ने अपनी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए लुईस मॉडल पर काम करना शुरू किया। इस थ्योरी के अनुसार साल 1978 से 1990 तक चीन टेक ऑफ स्टेज में था। गौरतलब है कि 1978 में डेंग जियाओपिंग द्वारा शुरू की गई चीन की सुधार और खुलेपन की नीतियों ने टेक ऑफ चरण को चिन्हित किया। इस चरण के दौरान लाखों श्रमिकों ने कृषि छोड़ दी और विस्तारित शहरी क्षेत्रों में चले गए। श्रमिकों का प्रवास खासकर निर्यात उन्मुख उद्योग क्षेत्रों में अधिक हुआ। जैसे जैसे शहरी उद्योग ने ग्रामीण श्रम को अवशोषित किया, शहरी क्षेत्र में मजदूरी बढ़ने लगी। साल 1990 के दशक से 2000 के दशक की शुरुआत तक चीन लुईस मॉडल के दूसरे चरण यानी परिपक्वता की ओर ड्राइव चरण में था। इस दौरान चीन में औद्योगिक विविधीकरण हुआ। चीन श्रम गहन विनिर्माण से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और उच्च तकनीकी उद्योगों जैसे अधिक उन्नत क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए अपने औद्योगिक आधार में विविधता लाने लगा। इस कालखंड के दौरान चीन की शहरी आबादी बढ़ने लगी और देश में कई मेगा सिटीज का उदय हुआ। साथ ही इस दौरान विदेशी कंपनियों ने चीन में भारी निवेश किया, जिससे आधुनिक शहरी क्षेत्र के विस्तार में भी योगदान मिला। साल 2000 के दशक के आखिर में चीन इस थ्योरी के तीसरे और आखिरी चरण यानी परिपक्वता के बाद के युग में प्रवेश कर गया। इस दौरान शहरी ग्रामीण वेतन अंतर कम होने लगा। साथ ही साथ चीन प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विभिन्न उद्योगों में ताकत के साथ एक अधिक जटिल और विविध अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। हालांकि चीन में लुईस मॉडल के सफल होने के पीछे कई कारण हैं। चीन के पास ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का पर्याप्त अधिशेष था, जिसे कृषि उत्पादन को प्रभावित किए बिना शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता था। इसके अलावा चीनी सरकार की नीतियां लुईस की अंतर्दृष्टि से प्रभावित थीं। विशेष रूप से श्रमिक प्रवासन और औद्योगिकरण के संबंध में चीनी सरकार ने बुनियादी ढांचे और शहरी विकास में भारी निवेश किया, जिससे लुसियन संक्रमण को और बढ़ावा मिला। ग्रामीण शहरी प्रवास पर प्रतिबंधों में ढील देने और श्रम गतिशीलता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां परिवर्तन में सहायक रहीं। निर्यात पर चीन का जोर विशेष रूप से श्रम गहन उद्योगों में अधिशेष श्रम को अवशोषित करने के लिए मॉडल की सिफारिशों के अनुरूप था। लुईस मॉडल कई विकासशील देशों के विकास पथ को समझने के लिए एक मूल्यवान उपकरण रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये थ्योरी इतनी प्रभावी है तो भारत ने इस थ्योरी को क्यों नहीं अपनाया? भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता की वजह से यहाँ के आर्थिक परिदृश्य में भी विविधता है। देश के आर्थिक इतिहास और समकालीन चुनौतियों ने एक ऐसे वातावरण को आकार दिया जो लुईस मॉडल के सीधे अनुप्रयोग को चुनौती देता है। लुईस मॉडल को भारत में लागू करने में मूलभूत चुनौतियों में से एक देश की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधता है। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग आर्थिक विशेषताएं हैं। इन राज्यों और क्षेत्रों में विकास के अनुभव व्यापक रूप से भिन्न हैं, जिससे मॉडल का एक समान अनुप्रयोग चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भारत में महत्वपूर्ण शहरीकरण होने के बावजूद इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि आज भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है जो रोजगार और खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है। लुईस मॉडल का ग्रामीण क्षेत्र में अधिशेष श्रम पर जोर, जिसे आसानी से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, भारत में कृषि के निरंतर महत्व को प्रतिबिंबित नहीं करता। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग से लेकर छोटे पैमाने पर विनिर्माण तक आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अनौपचारिक क्षेत्र आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन इन श्रमिकों को अक्सर नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सभ्य कामकाजी परिस्थितियों का अभाव होता है। औपचारिक आधुनिक क्षेत्र में परिवर्तन पर लुईस मॉडल का ध्यान इस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है। इसके अलावा भारत का शहरीकरण असमान है, जिसमें महानगरीय शहरों और छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। शहरीकरण की गतिशीलता के बारे में लुईस मॉडल की
भविष्यवाणियां बड़े शहरों पर अधिक सटीक रूप से लागू हो सकती हैं, लेकिन छोटे शहरी केंद्रों और उप शहरी क्षेत्रों की सूक्ष्म वास्तविकताओं को पकड़ नहीं सकती हैं। भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास के अनुभव में भी काफी अंतर है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण औद्योगिकरण और शहरीकरण देखा गया है। इसके विपरीत बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बदलते समय के साथ भारत में लुईस मॉडल की प्रासंगिकता और भी कम हो जाती है। यह मॉडल उस युग में विकसित किया गया था जब वैश्वीकरण और उन्नत तकनीक उतनी प्रमुख नहीं थी जितनी कि आज है। वर्तमान समय में भारत का विकास वैश्विक आउटसोर्सिंग, तकनीकी नवाचार और डिजिटल सेवाओं के उदय जैसे कारकों से प्रभावित है। ये कारक श्रम बाजारों और आर्थिक विकास में नई गतिशीलता लाते हैं, जिसकी लुईस मॉडल को उम्मीद नहीं थी। चलिए अब आगे की राह देखते हैं। लुईस मॉडल कई कारणों से समकालीन आर्थिक चर्चाओं में भी प्रासंगिक बना हुआ है। कई विकासशील देश अभी भी शहरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हैं, और लुईस मॉडल इस परिवर्तन की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। श्रम बाजार की गतिशीलता, विशेष रूप से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अधिशेष श्रम की आवाजाही पर मॉडल का फोकस आज भी कई अर्थव्यवस्थाओं पर लागू है। लुईस मॉडल ने कई विकासशील देशों में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया है, औद्योगिकरण और संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों का मार्गदर्शन किया है। हालांकि लुईस मॉडल प्रभावशाली रहा है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्र में अधिशेष श्रम की उपस्थिति मानता है, जो सभी मामलों में सच नहीं हो सकता। कुछ देशों में ग्रामीण अल्प रोजगार उतना प्रचलित नहीं है जितना लुईस ने सुझाव दिया था। साथ ही लुईस मॉडल विकास प्रक्रिया में कृषि के महत्व को कम कर देता है, जो एक महत्वपूर्ण निरीक्षण है, क्योंकि कृषि कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनी हुई है। इसके अलावा लुईस मॉडल उस युग में विकसित किया गया था जब वैश्वीकरण और उन्नत तकनीक आज की तरह प्रभावी नहीं थी। इन कारकों ने विकास प्रक्रिया में नई गतिशीलता पेश की है, जिसे मॉडल पूरी तरह से संबोधित नहीं करता। लुईस मॉडल अपनी दोहरी अर्थव्यवस्था परिकल्पना और विकास के चरणों के साथ विकासशील देशों के आर्थिक परिवर्तन को समझने के लिए एक मूल्यवान ढांचा रहा है। यह औद्योगिकरण और शहरीकरण की राह पर इन देशों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता रहता है। हालांकि मॉडल को इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति के संदर्भ में और एक मूलभूत ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए, जो 21वीं सदी में विकास नीति का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन निर्देशित नहीं कर सकता। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, आधुनिक दुनिया की जटिल वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए मॉडल को अनुकूलित और विस्तारित करने की आवश्यकता है। आज का सवाल: वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में लुईस मॉडल की प्रासंगिकता और चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। तो इस आर्टिकल का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।